हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने मैटर के क्लासिफिकेशन में देखा था कि मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर को भी दो पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है, बट हम लोग को वो पार्ट नहीं पढ़ना है। सो प्योर सब्सटेंस को किन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो अपना एलिमेंट और दूसरा अपना कंपाउंड। फिर एलिमेंट को दो पार्ट में एटम मॉलिक्यूल, कंपाउंड को दो पार्ट में मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, सो उसमें से हम लोगों ने मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे को किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल चाहिए तो जो उसमें दो एलिमेंट होने चाहिए, जो स्पीशीज होनी चाहिए, वो सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा है तो उसके साथ वाला भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सो इसमें टोटल 1 मॉलिक्यूल है। मैंने आप लोग को बताया था जो नंबर यहां पर लिखा हुआ होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, और जो इसका कोएफिशिएंट इसके आगे रहेगा वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। सो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया इसमें, H2 में। ठीक है, सो उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे ही मैं 2H2 लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि H2 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूंगा ऑफ H2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2, इसकी मैं जैसे ही बात करूंगा, वैसे यहां पर 2 देखा तो यहां पर 2 देख करके मत बोलना, क्योंकि ऐसे ही एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे लिए थे। अगर आपको वो भी वीडियो लेक्चर देखना है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। बहुत सारे कैलकुलेशन किया था। तो सेम ऐसे ही आप लोग को ये पता होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2 कितने आएंगे। सिर्फ 2 मत बोलना, क्योंकि मैंने बोला था ये 2 कब आता, जब इसका कोएफिशिएंट 1 रहता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को और इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस 2 को और इस 4 को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2 कितने हैं, 4 है। इसमें बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? सो आज के लेक्चर में भी हम लोग यही करने वाले हैं। अब देखिए, एलिमेंट बोला तो आप लोग को समझ आता है। अभी कंपाउंड पहले क्या होता है वो थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूं, बाकी उसके बारे में तो हम डिटेल लेक्चर में अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फिर भी एक बार देख लीजिए, कंपाउंड क्या होता है, 2 एलिमेंट के मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन वो जो दोनों एलिमेंट होने चाहिए वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। अगर मैंने यहां पर सिर्फ H2 लिया है, दिस इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड कब होगा, जब 2 डिफरेंट टाइप के, जैसे डिफरेंट टाइप बोल रहा हूं मतलब कि H2 ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, H2O बन गया। सो ये क्या है, ये है कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड है। अब देखो यहां पर कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि H एक दूसरा टाइप हो गया और ऑक्सीजन एक दूसरा टाइप हो गया, यानी कि यहां पर 2 टाइप के अपने एलिमेंट है ना। सो जब भी 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। और आज हम लोग को इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा जो लेक्चर है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत होगी। अब कैलकुलेशन ऐसा छोटा मोटा ही होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सब समझे, यही सब कैलकुलेशन होगा, लेकिन फिर भी चलेगा। आ जाइए देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का एक बड़ा छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, लेकिन इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ध्यान से लेक्चर में ही बैठे रहिएगा। अपने आजू बाजू का जो डिस्टर्बेंस है, जो छोटे मोटे मच्छर आप लोग को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उनको साइड में हटा देना। ठीक है, लाल हिट आता है ना, ठीक है, उससे। सो देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड मीन्स, इसका मतलब होता है क्या, 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यही तो मेन है भैया। अगर यही लाइन नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड भी नहीं होगा। अगर आप लोग को याद हो
तो जिस दिन हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे उस दिन मैंने यहां पर सेम एलिमेंट लिखवाया था। उस दिन मैंने क्या लिखवाया था? सेम एलिमेंट लिखवाया था। लेकिन मैं आज डिफरेंट एलिमेंट लिखवा रहा हूं। उसका रीजन है, ऐसे ही नहीं लिखवाया। उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि यहां पर डिफरेंट एलिमेंट लिखा है तभी कंपाउंड बनेगा। अगर सेम एलिमेंट हो गया तो कंपाउंड नहीं बनेगा। एग्जांपल फिर से ले लो। जैसे ही मैंने लिखा H2, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज एलिमेंट। बट जैसे ही मैंने लिखा H2O, दिस इज अ कंपाउंड। और ये कंपाउंड कितने एटम से, सॉरी कितने एलिमेंट से बना है? सो ये कंपाउंड 2 एलिमेंट से बना है। कौन कौन से हैं वो 2 एलिमेंट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने लिखा CO2, ये भी क्या है? ये भी एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कितने एलिमेंट से बना है? 2 एलिमेंट से बना है। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। समझ में आया? सो इसलिए यहां पर डिफरेंट एलिमेंट लिखा है। जैसे मैंने O2 लिख दिया ना भैया, तो इसको कंपाउंड मत बोलना, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट है। इसके साथ कोई दूसरे टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आया? कोई दूसरे टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर के वो कंपाउंड बनेगा। इसलिए यहां पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स लिखा है। समझ में आएगा डिफरेंट एलिमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि सेम एलिमेंट लिख देते तो कंपाउंड नहीं बनता। सेम एलिमेंट, सेम मतलब N2 लिख दिया, Ar लिख दिया, ठीक है। सो वो सब में O3 लिख दिया, मान लो O3 यानी कि ओजोन। अब ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ये ऑक्सीजन के 3 एटम है तो ऑक्सीजन के ही, तो जब सेम ही टाइप के हुए तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा भैया। कंपाउंड कब बनेगा? जब 2 एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहां पर देखो डिफरेंट टाइप। और एग्जांपल लिखूं, NH3 ले लो, अमोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद और लिखता हूं, NaCl ले लो, ये भी तो कंपाउंड है। फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट ले लो, फिर उसके बाद MgCl ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सो देखो ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, इसका मतलब ये कंपाउंड है। ये कैल्शियम है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। टोटल 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा? कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है ना, तो ये भी कंपाउंड है। यहां पर NaCl, सोडियम और क्लोरीन, तो दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, कंपाउंड है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो समझ में आया ये डिफरेंट एलिमेंट लिखने का मतलब क्यों, क्या, कैसे लिखा? ताकि डिफरेंट एलिमेंट लिखेंगे तभी कंपाउंड बनेगा। कंबाइन टुगेदर, आपस में कंबाइन होते हैं इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का मतलब देखो, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? देखो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी आने वाले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे। फिर भी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये डिफाइनाइट है बाय मास, यहां पर बाय मास लिखा है, उसको भी ध्यान देना भैया। अगर ऐसे ही लिख दिए बाय मास, बाय, यही तो मेन है, बाय मास, ठीक है। बाय मास का मतलब देखो मैंने H2O लिखा है ना, अभी मैंने आप लोग को कैसे मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में नहीं बताया है। सो उसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे, बाकी नहीं बताया। सो इस टाइम पे आप लोग बाय मास लिखा है, उसको मैं समझाने का ट्राई करता हूं। देखो एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सो टोटल 2 हो गया। ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास है वो 16 होता है। सो ये टोटल रेशियो कितना आ जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 आ जाएगा। तो 1:8 रेशियो किसका है? बाय मास का है। किसमें? H2O में। अगर आप लोग को अभी ये नहीं समझ आ रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये हम लोग का आने वाला टॉपिक है। लेकिन इस टाइम पे अगर तो ये बाय मास को आप लोग रखो कि बाय मास होता है। अब बाय मास कैसे होता है, क्यों होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे। इस टाइम पे सिर्फ ध्यान रखो कि बाय मास मतलब हम लोग को आगे पढ़ना है इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो ये हो गया, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। टू फॉर्म अ स्पेशीज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, टू फॉर्म अ स्पेशीज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। समझ में आया? इजी एग्जांपल दूं, इजी एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये सब भी एग्जांपल हार्ड नहीं है, ये सब मैं बता रहा था कि कंपाउंड कौन सा होगा। इसमें मैंने वो बताया, इसमें मैंने ये बताया कि डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है। बाकी इस डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास ये वाली जो लाइन लिखी है इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा, तो इजीली मतलब समझाता हूं। देखो मॉलिक्यूल जो होता है ना किसी कंपाउंड का, वो मॉलिक्यूल एक सबसे छोटा पार्ट होता है। किसी कंपाउंड का एक सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। क्या बोला फिर से? किसी कंपाउंड का एक सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो मान लो ये मेरा बीकर है,
और इसमें क्या है, इसमें मेरा वाटर है। कौन सा वाटर है? ठंडा ठंडा वाटर है। सो ये अपना वाटर है। अब मुझे आप लोग से सिर्फ इतना चाहिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पर वाटर लिखा तो हम लोग को पता है ये वाटर अकेला वाटर तो नहीं है। इस पूरे वाटर में मैं पूछूंगा कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है। सो यू विल से दैट द कंपाउंड इज H2O। अरे भैया वाटर ही तो है और कुछ थोड़ी है। हाँ तो वाटर ही है। सो अब वाटर तो मैंने ले लिया है। अब इस वाटर में वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है ना वो यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा एक H2O, फिर यहां पर रहेगा दूसरा H2O, फिर यहां पर रहेगा तीसरा H2O, फिर यहां पर रहेगा चौथा H2O, फिर यहां पर रहेगा पांचवा H2O, फिर यहां पर रहेगा छठवां H2O, फिर यहां पर रहेगा सातवां H2O, यहां पर रहेगा आठवां H2O। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, सिंपल में बताऊं तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड। यहां पर मेरा कंपाउंड कौन सा है? H2O है। तो H2O कहाँ कहाँ? यहाँ पर भी H2O का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी H2O का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी H2O का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी H2O का एक मॉलिक्यूल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड का एग्जांपल नहीं है, मॉलिक्यूल ऑफ एटम का एग्जांपल है। एग्जांपल लेते हैं, अपने आसपास तो ऑक्सीजन फैली हुई है, ऑक्सीजन फैली हुई है। सो एक O2 यहां पर भी है, एक O2 यहां पर भी, एक O2 यहां पर भी, एक O2 यहां पर, एक O2 यहां पर। ठीक है। सो ऐसे आसपास बहुत सारे ऑक्सीजन है। तो सेम वैसे ही यहां पर ये जो मैंने वाटर लिया है, जो कंपाउंड लिया है, इसका एक मॉलिक्यूल यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाकर के ये वाटर बनता है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल से ये वाटर नहीं बन पाएगा। एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। सो ये यहाँ पर वाटर के सारे, ये कंपाउंड एक ही है, H2O ही है, लेकिन इसमें उसके मॉलिक्यूल कितने हैं? सो उसको हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3, ऐसा कर नहीं सकते एक्चुअल में, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं अच्छा एग्जांपल और दूं तो आप लोग एक मान लो, एक ये ले लो, कैरम खेले हो? सो ये कैरम ले लो। सो कैरम के कुछ कुछ ऐसा स्ट्राइकर होता है और उसके कुछ और गोटी भी होती है। ठीक है। सो उसमें मैंने बोला कि ये पूरा तो कैरम है, इसमें इसकी गोटियां हैं, लेकिन इसमें जो इसका सबसे छोटा पार्ट होगा ना वो एक गोटी होगी और वो होगा मॉलिक्यूल। ये पूरा बोल दिया। सो ये पूरा हो गया कंपाउंड। ठीक है। और उसका जो कंपाउंड और उसका जो एक सबसे छोटा पार्ट मैंने उठाया, इस सबसे एक छोटे पार्ट को मैं बोलूंगा एक मॉलिक्यूल। बोलिए आप लोग को समझ में आ रहा है? उसको मैं क्या बोलूंगा? एक मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। वो और एग्जांपल कैसे हैं? जैसे भी बताने वाला हूं वैसे हैं, देखना। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा है H2O, बार बार H2O क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उससे हम लोग थोड़ा ज्यादा फेमिलियर है। अभी कुछ बड़ा सा कंपाउंड लिख दूंगा तो हम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। H2O है, मैं पूछूंगा ये H2O क्या है? कंपाउंड है। और इस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने मॉलिक्यूल हैं बताओ? सो इसमें भी हम लोग को वही देखना है। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर तक क्या कर रहे थे, हम लोग H2 पूछ रहा था तो मैं पूछ रहा था H2 के कितने मॉलिक्यूल, हम लोग इसका अगला वाला कोएफिशिएंट देख रहे थे। सेम यहां पर हम लोग, मैंने पूछा H2O के कितने मॉलिक्यूल है, यानी कि हम लोग को ये पूरा कंसिडर करना है और इसके आगे वाला कोएफिशिएंट देखना है। सो इसके आगे वाला यहां पर जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, यहां पर जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा? लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ अ कंपाउंड। कोएफिशिएंट ऑफ अ कंपाउंड ही क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। कोएफिशिएंट ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। सो इस टाइम पे यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका कितना है? कुछ जिसका कुछ नहीं उसका 1। सो इसका कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 1। समझे? सेम ऐसे अगर मैंने कल लिख दिया 3H2O। सो जैसे मैं 3H2O लिखूंगा, मैं पूछूंगा कि इस H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं। सो आपको देखना है कि H2O मैंने बोला यानी कि H2O कंसिडर करना है और उसके आगे वाला कोएफिशिएंट देखना है। सो H2O का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो गए? 3 हो गए। उसको भी मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो गए? 3। समझ में आ गया? कितने कितने हो गए? ऐसा अब इसको बनाने जाएंगे तो पता है कैसा बनाएंगे, उसको ऐसा बनाएंगे, ये अपना एक H2O इसी को बना रहा हूँ, इसी को बना रहा हूँ। सो टोटल कितने हैं? 3 है, 1 2 3, यानी कि एक H2O इधर, एक H2O इधर और एक H2O इधर। अब इन 3 H2O को मिलाकर बना 3H2O। सो H2O H2O H2O। सो यानी कि ये क्या हो गया? ये अपना 3 मॉलिक्यूल हो गए। अब इसमें से ये जो छोटा सबसे पार्ट है इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर सबसे छोटा पार्ट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3। लेकिन कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड एक ही है। कौन सा? ओनली H2O। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CO2। सो आप लोग को बोलना है, मान लो 2CO2 लिख दिया, मैंने पूछा CO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? सो इसका कोएफिशिएंट देखो 2। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। सो इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए वो कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, सो ये हो गए नंबर ऑफ अपने मॉलिक्यूल्स। इतने ही न्यूमेरिकल नहीं है भैया, मैं पहले ये आप लोग को समझ आ गया होगा ये क्या लिखा है। इस वाली लाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी हम लोग को समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ और एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ओनली 2H2O लिखा है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि H2O के कितने मॉलिक्यूल है। सो यू विल से दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज 2। हाँ बिल्कुल, आप करेक्ट हो, आप करेक्ट हो, आपको 100 में से 100 मार्क्स मैंने दे दिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या लिख दिया? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2H2O कितने हैं? कितने हैं? 2 ना? ठीक है, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ, अच्छा एक बात ये तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है इसलिए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है। बाकी देखो, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सिखाया था, वो मैं इसमें भी कराऊंगा। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2H2O कितने हो गए बताओ? नंबर ऑफ H एटम, H मतलब कि हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ H एटम इन 2H2O कितने हो गए? सो देखो, हम लोग अगर सिर्फ मैं यहाँ पर H2O लिखता, सिर्फ मैं यहाँ पर H2O लिखता और फिर मैं पूछता कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सो आप लोग बोलते कि यहाँ पर 2 लिखा है यानी कि ये हाइड्रोजन के एटम 2 हो गए। मैं पूछता ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, सो आप लोग बोलते कि ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिखा है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम है। बिल्कुल सही, आप करेक्ट हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, सो 2 लगाने से क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। अब 2 लगाने से ये H2O अकेला तो है नहीं, यहाँ पर तो H2O अकेला ही था, लेकिन 2 लगाने से क्या फर्क पड़ा? ये 2 H2O हो गए ना, एक ये H2O हो गया और एक ये H2O हो गया। इन दोनों H2O को ऐड करोगे तभी तो 2H2O मिल रहा है। सो 2H2O का मतलब ये दोनों हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम ऑफ H हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम ऑफ H। तो टोटल कितने एटम हो गए? 4 एटम ऑफ H। सो टोटल 4 एटम हो गए ना। ये 4 एटम एक्चुअल में किस में हुए हैं? 4 एटम एक्चुअल में तो इसमें ही हुए हैं ना, क्योंकि उसी को तो हम लोगों ने सेपरेट करके लिखा है, फिर सेपरेट करके उसको निकाल लिया, सेपरेट करके इसमें निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो टोटल हम लोग को इस मॉलिक्यूल में कितने टोटल हाइड्रोजन एटम है वो हम लोग को मिल गए। सो सेम ऐसे ऑक्सीजन को निकालना रहेगा, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, उसको दिखाना जरूरी नहीं है, तो 1 1, सो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो टोटल 2, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसको इजी तरीका हम लोग ने फिक्स किया है कि अगर मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पर 1 के जगह पे दूसरा कोएफिशिएंट दिखेगा, सो मैं यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, और हाइड्रोजन के, ठीक है, 4 आ जाएंगे। यहां पर भी हम लोगों ने वही किया था, कुछ नहीं है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 को और 2 को मल्टीप्लाई किया, सो ये 2 आ गया। यहां पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, सो 1 को और 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है? सो सेम यहां पर भी हम लोग को वही करना है। देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H इन 2H2O, तो 2H2O, अब इसका कोएफिशिएंट 2 है, सो इस 2 को और ये जो नंबर ऑफ एटम्स ये वाला है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2 आ जाएंगे H, ठीक है, इस कंपाउंड में। सो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। बट जैसे ही मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
इन 2H2O। सो कितने हैं, तो देखो हम लोग को अगर ये 2 नहीं रहता तो मैं सिंपल सा 1 बोल देता, लेकिन ये 2 है तो इस 2 को और यहाँ पर जो नंबर लिखा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1। सो 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। सिर्फ इतने एग्जाम्पल नहीं है, अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ और आप लोगों को उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड, नंबर ऑफ पर्टिकुलर उसमें जितने एलिमेंट रहेंगे उन सबके नंबर ऑफ एटम्स आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाने हैं। सो आई एम राइटिंग NH3, नहीं आई एम राइटिंग 4CO2, यहां पर आप लोग को लिखना है। और दूसरा अगला लिखता हूं मैं, ठीक है, NH3 NaCl, और इतने करो जितने लिख दिए उतने करके कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, ठीक है। बाकी आगे लिख रहा हूं मैं। और क्या लिखूं, ठीक है आप लोग ले ही लो। क्या ले लो। सो मैं लिख देता हूं CaCl2। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत है। चलो बताओ, आप लोग को कैलकुलेट करके बताना है नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो मैं पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4CO2। सो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि अगर मेरे को CO2 का मॉलिक्यूल फिक्स करना है तो उसके आगे वाला कोएफिशिएंट देखना है। उसके आगे वाला कोएफिशिएंट 4 है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 4 आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4CO2, ठीक है, 4 किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4CO2, ठीक है, किसके, CO2 के। अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके, कार्बन के, इन 4CO2। 4 CO2 में कार्बन के कितने एटम है। सो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ देखना है सिंपल से, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिखा है। सो मैं इस 4 को और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 4CO2। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग को 4 दिख रहे हैं और सिंपल सा इस 4 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 4 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, समझे। बाकी आप लोग इसको भी लिख लो, 4 × 1 = 4। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सो इसमें भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कितने हैं, 1 है ना। अरे भैया इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, देखो ना इधर देखो क्वेश्चन में, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है। सो 1 तो उसके मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना। अभी मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं। सो कितने एटम है, कितने एटम है बताओ। तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सो दोनों 1 1 1 हो गया। सो ये टोटल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है क्या। अभी तक यही वाला चल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन NH3 कितने हैं। सो मेरे को कुछ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है। 3 1 = 3। सो यहाँ पर आएगा 3। अभी एक लास्ट वाला और मैं करूँगा, फिर उसके बाद ये वाला आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये वाला आप लोग करोगे। सो देखो मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। सो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 NaCl कितने हैं, 2 है ना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 2 है। सो 2 हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na मतलब सोडियम, ठीक है, कितने हैं, 2 है, कुछ नहीं है यानी कि 2। और यहाँ पर कितना 1। सो 2 1 = 1,
सॉरी 2 1 जा 2, सो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl इन 2NaCl कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। समझ में आया क्या ये इतना जो लिखा है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग को इस ये जो कंपाउंड में लिखा है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें जो कैल्शियम है ये पूरा एक अकेला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसके जो नंबर ऑफ एटम है वो कैलकुलेट करके कमेंट में लिखना है। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को लिख देता हूँ, वो भी आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है ठीक है। सो वो एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ C12 H22 O11, इसके 2 यहाँ पर 2 लगाया है, नहीं चलो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, हाँ। सो इसका भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अभी एक और टॉपिक बाकी रह गया है, जल्दी से उसको भी पढ़ लेते हैं, आ जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी कंपाउंड में कितने एटम होंगे तो उसके बेसिस पर हम लोग के मॉलिक्यूल 3 टाइप के हैं। कौन कौन सा? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इनमें से हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग पिछले जो हम लोग का लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जस्ट मिनट आप लोग को दिखाई तो दे रहा है कि जो हम लोग का डायएटॉमिक मॉलिक्यूल था किसी एक एलिमेंट का, वो सबसे पहला मोनोएटॉमिक पढ़ा था, याद आ रहा है? मोनोएटॉमिक यानी कि जिसमें सिर्फ एक एटम होगा, जिसमें कितना, सिर्फ एक एटम होगा। उसके एग्जांपल भी हम लोगों ने लिए थे, जो भी हमारी नोबेल गैसेस हैं वो सारी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल टाइप की हैं, ठीक है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि इसमें टोटल 2 एटम होने जरूरी हैं। अब देखो एक एटम क्यों नहीं लिया, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोएटॉमिक मतलब कि उसमें सिर्फ एक एटम होगा। अब अगर मैंने सिर्फ एक ही एटम ले लिया है तो ये कंपाउंड थोड़ी बना, ये कंपाउंड तो नहीं बना, तो ये तो टाइप हो ही नहीं सकता। समझ में आए? मोनोएटॉमिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिर्फ एक एटम से एक कंपाउंड नहीं बन सकता, इसलिए मोनोएटॉमिक टाइप नहीं हो सकता। लेकिन मोनोएटॉमिक टाइप किसी एलिमेंट का था, कि मैंने लिख दिया आर्गन, सो ये मोनोएटॉमिक टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। ये आप लोग लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने मोनोएटॉमिक नहीं लिखा है, ठीक है। सो चलिए अभी उसको देख लेते हैं कि डाई, देखो इसका नाम में लिखा है डाई, मतलब होता है 2। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। और टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। सो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला यानी कि इसमें 2 एटम होंगे, तो इसमें 2 एटम है क्या? हाँ है। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। यहां पर भी इसका एक एटम है, यहां पर भी इसका एक एटम है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1। ये कौन सा है? इसको मैं नाम भी लिख देता हूं, हाइड्रोजन। ये सब नाम याद रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो टोटल इसमें हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम। ये कौन है? ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि कार्बन है और इसमें एक ऑक्सीजन है, सो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। सो ये दोनों कैसे हैं? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 एटम होंगे, ध्यान से देख रहे हो, 3 एटम है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया, ये H और ये H। देखो एक ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। सो टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम, यानी कि 3 कौन लिख दिया? 3 एटम्स। सेम ऐसे इसमें भी 3 एटम है, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। यहां पर भी 3 एटम है, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके एक एटम और इसके 2 एटम, सो टोटल जितने भी एग्जांपल लिखे हैं सब में 3 ही एटम है, इसलिए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें कितने? टोटल 4 एटम होने चाहिए। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, सो ये भी क्या हो गया? ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसमें भी देखो नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, सो 1 + 3 4, यहाँ पर 2 + 2 4। सो टोटल दोनों का सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 यानी कि टेट्रा। सो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल उसको हम लोगों ने बोला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बोलिए समझ में आया कि टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोला जाएगा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।